हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? आज हमारा डे 8 है। 120 जो इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज चल रही है उसका आज हमारा डे 8 है। डे 8 में हम लोग हैज, हैव, हैड, विल हैव के बारे में स्टडी करेंगे। आप कहेंगे मैम अगर आप हैज, हैव, हैड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें परफेक्ट टेंस लगा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आज हम परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम परफेक्ट टेंस भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनको सिंपल टेंस के अंदर रखेंगे। बट हम इनमें क्या चीज है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको बतानी है। जब हम इनके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पे हम क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आई एम श्योर आपको आती भी होगी, बट शायद या तो आपने वो सीख लिया होगा या फिर आपने ऐसे है कि हाँ ये एक रूल है, हमें ऐसे ही बनाना होता है। बट मुझे पर्सनली मजा तब आता है जब वो रूल के पीछे का लॉजिक हमें समझ में आता है। जब मैं खुद पढ़ रही होती हूँ, कुछ चीजें सीख रही होती हूँ, तो मुझे उसके कोर में जाना है कि वो क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, सेम मैनर में मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की भी वही आपकी इच्छा रहती है कि हमें जानना है, उसके पीछे का लॉजिक जानना है, वो कॉन्सेप्ट को सीखना है। रूल बनाया तो बनाने वाले के पीछे क्या रहा होगा लॉजिक, ये हमें मजा आता है जब हम ये सीखते हैं। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए भी मैं यही चीज यहाँ पे लेके आ गई हूँ आपके साथ में, और हम विद लॉजिक अंडरस्टैंडिंग अपनी इंक्रीज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं हैज, हैव, हैड, इनको मेन वर्ब की तरह बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये बात बोली हुई है, जब भी हम किसी भी वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं तो इसका मतलब वो अपने पांचों फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे भी लागू करेंगे। सो सबसे पहले जो आपने टेबल बनाया था उस टेबल को बनाइए। आपने बी का टेबल बनाया था ना, आपको याद होगा, जिसमें हमने वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म हमने वहां पे बनाई थी। तो बी वाला टेबल आप लोगों ने बनाया था जिसमें बेस वर्ब बी था। उसके बाद में उसका फर्स्ट फॉर्म क्या था? फर्स्ट फॉर्म इसमें हमने एम एंड आर को लिखा था। सेकंड फॉर्म में क्या था हमारा? वॉज एंड वर था। थर्ड में क्या था? बीन। फोर्थ में आईएनजी था, बीइंग। और फिफ्थ में क्या था हमारा? इज। आई होप ये वाला टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद आज हम लोग जो टेबल में रख रहे हैं वो हैव है। हैव हमारा बेस फॉर्म में भी होता है, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म भी होता है। तो हैव का हैव ही हमारा बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड पास्ट टेंस था हमारा, पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम होता है, तो इसका हमारा हैड होता है। V3 क्या था हमारा? परफेक्ट था, है ना। तो इसका भी हमारा जो V3 है वो भी हैड है, आईएनजी है तो हैविंग हो जाता है। और फोर्थ और जो हमारा फिफ्थ फॉर्म है ये भी हमारा प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और V1 भी प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ओके, हमने ये टेबल बना लिया। इस टेबल में हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि हम थोड़ी देर बाद आएंगे तो हम इस टेबल को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो बी है, बी जो है यही एक ऐसा है जो अपने बेस फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में अलग होता है। बी ही एक ऐसी वर्ब थी जो अपने बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में अलग थी। उसके अलावा जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो अपने बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म में सेम होती हैं। ठीक है, बट जैसे मैंने हमेशा बोला, हमें हर चीज को एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। कोई भी चीज में जितना ज्यादा हो सके उसमें कंफ्यूजन कम रखना है। तो यही चीज को आपको रखने के लिए मैंने बी को बताया बेस फॉर्म के साथ में, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ के ये सेंटेंस देखते हैं। हैव क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। हैज क्या है? ये फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हम कब यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिफ्थ फॉर्म कब यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, यानी कि हैव को भी हम यूज कर सकते हैं, हैज को भी यूज करेंगे प्रेजेंट में। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। हैज हम यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैव हम यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होगा। आई होप कि ये सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। चलिए, अब जब हम इन्हें मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इनका मीनिंग होगा पास, इसका मीनिंग होगा पास। ये अधिकार को शो करेगा। ये क्या चीज को शो करेगा? अधिकार को शो करेगा। तो अब जब हम लोग हैव और हैज को यूज कर रहे हैं
मेन वर्ब में, मेन वर्ब की तरह, तो ये हमारे अधिकार को दिखा रहा है, और वो अधिकार, जो अधिकार हमारा प्रेजेंट का है, यानी वो चीज आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल है, वो चीज आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा मेरे पास, अच्छा मैंने कहा मेरे पास में क्या है, मान लो ये मार्कर है, पेन है, फोन है, जो भी है, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। अच्छा, अगर हम इसमें बोले लड़की है कोई, तो मैंने बोला शी हैज, उसके लंबे बाल हैं, तो शी हैज ब्यूटीफुल हेयर। मान लो उसके बाल लंबे हैं ना, तो लॉन्ग लगाएंगे, फिर हम खूबसूरत बोलते तो फिर हम ब्यूटीफुल लगा देते। तो शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके बाल कैसे हैं, लंबे हैं। डन है। अब हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं प्रेजेंट में, अगर हमें बनाना है तो। जैसे मेरे सर दर्द है, सर दर्द है को क्या लिखेंगे, मतलब अब सब्जेक्ट बदल देते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं वी। वी हैव, हम सबको कॉमन सर दर्द हो रहा है, नहीं यार, वी हैव, कुछ बताओ, सेंटेंस बताओ। वी हैव अ आइडिया, वी हैव अ प्लान, हमारे पास एक प्लान है। सो वी हैव अ प्लान, हमारे पास एक प्लान है। ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर हम प्रेजेंट का कोई अधिकार दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट की कोई चीज दिखाना चाहते हैं, तो हमने वहां पे हैव या हैज को यूज कर लिया प्रेजेंट के लिए। ओके, अगर हम हैड की बात करें तो हैड कब लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे सिंपली एक हैड लगा रहे हो, सिंपल एक हैड, जैसे कि मान लेते हैं हमने कहा आई हैड अ बाइक, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक बाइक थी, मेरे पास एक बाइक थी। और अगर आपसे कोई पहचानने के लिए बोलेगा ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो आप कहेंगे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ऐसी होती है प्रेजेंट टेंस में जो आपको अकेले दिख रही है। क्या कहोगे, नहीं मैम यहाँ भी तो अकेले है ये, अरे हैड कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है ना आपको, कि आपको ऐसे भी लगेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब भी, मतलब ये थर्ड फॉर्म भी है, क्योंकि हैड आपका थर्ड फॉर्म में भी होता है, हैड हमारे सेकंड फॉर्म में भी होता है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, और वो थर्ड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, या तो हैज आएगा या हैव आएगा, जिसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, या हैड आएगा, उसके बाद में V3 आएगी। यानी अगर वो हैड आपको अकेले दिख रहा है तो ये V2 है। अगर उसके साथ, अगर अब यहां से थोड़ी सी ये भी बात हो जाती है, अगर ये ऐसे होता शी हैज हैड, अब ये मैं बाद में पढ़ाना चाहती हूँ, मैं अभी इसको बस एक रफ आइडिया की तरह आपको समझा रही हूँ। अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता हैज हैड, तब ये थर्ड फॉर्म होती, बट अगर ये अकेले है तो ये V2 है। ठीक है, ये अकेले है तो ये V2 है, तो हमें V2 पहचान में आया कि ये V2 है। ये पास्ट का बता रहा है कि मेरे पास एक बाइक थी। हम कह सकते हैं वी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम देयर, वी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम देयर, वहां पर हमें बहुत सारी समस्याएं थी, वहां पर हमें बहुत सारी समस्याएं थी। ये पास्ट में V2 है, ये वी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम देयर, वहां हमें बहुत सारी समस्याएं थी, वी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम देयर। हैड समझ में आया, ये V2 है, और ये पास्ट के बारे में बता रहा है, पास्ट में। अब इन सब का बता देंगे पास्ट, अगर मैं बनाऊं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इसका पास्ट अगर मैंने बनाया, सो आई हैड अ पेन, हैड अ पेन का मतलब मेरे पास एक पेन था। ठीक है, शी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, उसके लंबे बाल थे, शी हैड लॉन्ग हेयर, ये पास्ट में बन गया। और पास्ट में कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ही तो होता है ये वाला, ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आ रही है, ये पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वी हैव अ प्लान, हमारे पास एक प्लान है, पास्ट बना दिया, तो वी हैड अ प्लान, हमारे पास एक प्लान था। हम समझ में आ रहा है हमको कि प्रेजेंट में अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम हैज या हैव यूज करेंगे। हैड का तो कोई इशू ही नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, हैड ही रहेगा। हैज का क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे कि आपका ही है, शी है, इट है, कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे हैज लगाएंगे।
आई के साथ में हैव लगाते हैं, वी के साथ हम तो हैव लगाएंगे, यू के साथ हैव लगाएंगे, दे के साथ हैव लगाएंगे। तो ये हमको समझ में आया, ये हमें समझ आया। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में तो हम ऑल सब्जेक्ट के साथ में हैड ही लगाते हैं। ओके मैम, हम समझ गए कि हमें हैव हमें प्रेजेंट में लगाना है, हैज हमें प्रेजेंट में लगाना है, और पास्ट में हमें हैड लगाना है। और जब हैड अकेले आ रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये बता रहा है मेरे पास में एक चीज थी। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट में बोलूं कि मुझे मतलब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपका आंसर आया यस, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ प्रॉब्लम। आपने क्या बोला? आई हैव अ प्रॉब्लम। हाँ, मुझे समस्या है। यस, आई हैव अ प्रॉब्लम। आप क्या बोल रहे हैं? आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे समस्या है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को बदल दिया तो हम बना देंगे शी हैज अ प्रॉब्लम, उसको समस्या है ना, हम ये बना सकते हैं। ओके जी, अगर उसको समस्या थी तो भी यहाँ पे हैड आ जाएगा, और मुझे समस्या थी तब भी यहाँ पे हैड आ जाएगा। तो अगर हम हैड लगाएंगे तो सब्जेक्ट का कोई इशू ही नहीं है, बट अगर हम हैव लगा रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा है, तब हम हैव लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, अब फ्यूचर में आपके पास में एक तो पहले यही सवाल होना चाहिए कि मैम जैसे अगर मैंने बोला शी, उसका भविष्य लाइक शी विल हैव अ सक्सेस, उसका जो करियर है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनेंगे? शी विल, अब यहाँ पे हैव क्यों आएगा? मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे हैव क्यों आएगा, यहाँ पे हैज क्यों नहीं आ सकता? जैसे अगर मैं इसका प्रेजेंट में बनाऊं तो प्रेजेंट तो ये बन रहा है शी हैज अ सक्सेसफुल करियर, कि उसका करियर कैसा है, उसका एक ऑलरेडी सक्सेसफुल करियर है। तो हम यहाँ पे तो हैज लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? हैज की हैव? बताओ। अब अगर आपका आंसर है कि मैम यहाँ पे हैव ही आएगा, हमको पता है, आपने लिखा भी है विल हैव, तो हैव ही आएगा। क्यों आएगा हैव? हैज क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये तो सिंगुलर है, इसके साथ यहाँ हमने हैज लगाया, तो यहाँ हम लोग हैज क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ हमें हैव ही क्यों लगाना है? उसको समझो। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब हम लोग विल या हम शैल लगा रहे हैं या हम कोई भी मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, तो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यहाँ तो बात ठीक है कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म दोनों ही हैव है, तो इसीलिए आपको ये भी सुनने के लिए अगर मिलता है कि मॉडल वर्ब्स के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो भी ठीक ही है। बट बस यहाँ पे ये फिर हमें एक एक्सेप्शन की तरह दिखाना पड़ता है, जबकि एक्सेप्शन है नहीं, ये आपका उसी चीज को फॉलो कर रहा है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूं कि हाँ वर्ब के मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, देन आई हैव टू से कि दिस इज द एक्सेप्शन, बट इन रियलिटी दिस इज नॉट एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि वर्ब के मतलब जितनी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद बेस फॉर्म आता है, और क्योंकि दोनों सेम ही है तो हम ना कंफ्यूजन करते बोल देते हैं। तो इसीलिए हमने क्या जाना कि विल एंड शैल जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और कोई वर्ब का फॉर्म कभी आता ही नहीं है। बेस फॉर्म कौन है? हैव है। तो यानी कि अब आपका सब्जेक्ट कोई भी होगा, अगर हम मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, यानी इवन अगर हम कैन, कुड कुछ भी यूज करेंगे तो उनके बाद भी हम वर्ब का बेस फॉर्म ही लगाएंगे। यानी कैन के बाद भी हम बी ही लगा सकते हैं, कैन के बाद हम एम या आर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा रहे हैं? हैव लगा रहे हैं। कोई आपसे लॉजिक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि विल क्या है? विल मॉडल वर्ब है, विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इसके बाद मेन वर्ब हमेशा आता है, मेन वर्ब जो आता है वो अपने बेस फॉर्म में आता है, और हैव जो है ये हमारा बेस फॉर्म है। कोई पूछेगा हैज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हैज तो फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, अगर फिर आपसे कोई ये बोलता है कि क्यों, यहाँ पे तो हैव फर्स्ट फॉर्म भी है, बेस फॉर्म भी है, तो कहेंगे यस, जो आपके सिर्फ और सिर्फ बी को छोड़ के बाकी जो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, वो एक ही होते हैं।
ओके तो बस हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो अब हमारा अब हम कोई भी सब्जेक्ट यूज करें, अब हम कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे, फिर हम विल लगा रहे हैं, हमको पता है, तो उसके बाद हम मेन वर्ब की तरह हैव ही लगाएंगे। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हम कौन सी वर्ब लगा रहे हैं, हम हैव लगा रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ये विल के अकॉर्डिंग चल रहा है, और विल जो है ये अपने बाद में बेस फॉर्म लेता है, तो इसीलिए हम हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाते। प्रेजेंट टेंस में ये जो हैज और हैव है ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो आई होप ये आपको विल हैव का आंसर मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बोलूं तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं उसके पास नीला पेन नहीं है, उसके पास नीला पेन नहीं है, मान लेते हैं ये लड़की है तो हमने बना दिया शी। अब नीला पेन नहीं है तो हमें इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सोच के देखो नेगेटिव बन कैसे सकता है। अब एक ऐसे ही रैंडम ले लेते हैं, सपोज हमारी एक वर्ब है गो, गो का फर्स्ट फॉर्म भी गो होता है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म हमारा गोज होता है। यानी जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में ही हम एस या ईएस लगा देते हैं और ये सिंगुलर हमारी बन जाती है। तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये बस मैं आपको समझाने के लिए है, ठीक है, इस लॉजिक को जो मैंने कहा ना लॉजिक। अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बनाऊं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कौन से टेंस में यूज करते हैं, इंडेफिनेट में यूज करते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं इंडेफिनेट को ही तो फॉलो कर रहा है ना। अब मैंने इसका अगर सेंटेंस बनाऊंगी तो क्या बनेगा, इसका सेंटेंस हम बनाएंगे तो गो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, सो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ हर दिन, आई गो टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, मैंने कहा वे हर रोज स्कूल जाते हैं, जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यही बनाया, हाँ मैम यही बनाया। अच्छा, अब अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, बताओ इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे मैम, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मतलब अब हम क्या करेंगे, हम बना देंगे ही डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ही डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल नहीं जाता है। इसका बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, कितनी अच्छी चीज है, अब ये मेरी आगे की बात को बहुत अच्छे से समझा देगी। ये फर्स्ट फॉर्म थी ना, हाँ फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन बनाई है, डू बनाई है। ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म थी ना, हाँ थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन बनाई है, डज बनाई है। डज कैसे बनाई, डज बनाई कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट को मत लिखना, इसको हटा दो यहाँ से, ये इस टेबल में मत लगाना क्योंकि फिर तो बहुत सारी वर्ब्स आ जाएंगी। अब देखो, अब डू लिखो, डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, और डू का फिफ्थ फॉर्म डज होता है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब अगर हम जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे बेसिक वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो गो का हमने हेल्पिंग वर्ब डू लगाया क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म था, यानी कि हैव भी तो फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन बनेगा, डू बनेगा ना। यानी कि अगर जैसे मैंने बोला आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू लगेगी, तो आई डू। अच्छा, फिर नॉट आ जाएगा। अब हम फिर क्या लगा रहे थे, हमने डू लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर हमने गो लगाया था, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा दी। सो आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे समस्या नहीं है, मुझे समस्या नहीं है, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ये तो समझ में आ गया मैम। अब हमें हैज वाला समझाइए। हमने कहा शी हैज अ प्रॉब्लम, उसको समस्या है, शी हैज अ प्रॉब्लम, उसको समस्या है, इसका नेगेटिव कैसे बनाना है,
अब इसका नेगेटिव डज लगाया था। डज कैसे लगाया, क्योंकि डज भी तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के अंदर ही लाई करता है ना। हाँ, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन बनेगी, डज बनेगी। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन बनेगी, डज बनेगी। तो हमने क्या लिखा, शी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, डज, फिर हमने लगा दिया नॉट। अब मेन वर्ब कौन बनी, जब डज लगाने के बाद मेन वर्ब कौन बनी, फर्स्ट फॉर्म बनी, क्योंकि डज ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। फर्स्ट फॉर्म कौन है, हैज है कि हैव है, हैव है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। शी डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, उसको समस्या नहीं है। आई डू नॉट हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास कोई सवाल नहीं है ना। यानी कि अब अगर हम यहाँ से एक चीज को अंडरस्टैंड करें, तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब को कैसे डिसाइड किया, हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डिसाइड किए, इसी टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड किए, इसी टेबल के अकॉर्डिंग डिसाइड किए। डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव यानी कि जो सब्जेक्ट जो हैव को ले रहे हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू को लेंगे, जो सब्जेक्ट हैज को ले रहे हैं वही हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज को लेंगे। उसके बाद में यहाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे है भी क्यों आया है, क्योंकि जैसे हम जब लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं तो उसके बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। डू या डज के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो डू हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दिया, डज हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कौन है, हैव है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। बात क्लियर है, हैव लगाएंगे। ओके मैम, अब हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव में सॉरी अब हम पास्ट में बनाते हैं। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के थे, अब पास्ट के अगर हमें बनाएंगे तो देखो हम क्या बोलेंगे, जैसे आई हैड अ प्रॉब्लम, मुझे समस्या थी, आई हैड अ प्रॉब्लम। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव यानी ऐसे ही बना देंगे। जैसे अगर मैं सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट अगर आपने पढ़ा है तो वो कैसे बनाते हो, मैं कल स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब कौन आती है, डिड आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे डिड आ गया, डिड आ गया, फिर नॉट आ गया। अब जब हम लोगों ने पढ़ा है, हमको पता है कि डू डज या डिड के बाद में, डू डज या डिड के बाद में जो मेन वर्ब आती है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो वेंट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जस्ट अभी हमने लिखा। फर्स्ट फॉर्म कौन थी, गो थी, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। अगर यहाँ पे आई को हटा भी दें, यहाँ पे शील ही लगा दें, तब भी ये सेकंड फॉर्म में सब्जेक्ट उसके साथ तो वेरी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे डू एंड डज हमको दो दो दिखाई दे रहा है, यानी ये सब्जेक्ट से वेरी कर रहा है। डिड भी आपको दो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। यहाँ पे आपको वॉज एंड वर्ड दो दिख रहे थे तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहे थे। एम और आर दो दिख रहे हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। यहाँ हेड में दो दिख रहा है, डिड में दो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं वेरी करेगा। तो यहाँ पे भी हमने शी के साथ भी हम डिड ही लगाएंगे, तो भी हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो यानी हम चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख लें विद लॉजिक कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि डू डज के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि डिड के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, यहाँ पे हैव है, तो इसका क्वेश्चन, इसका नेगेटिव भी कैसे बनेगा, हैव से बनेगा कि आई। अब हेल्पिंग वर्ब कौन बनेगी, इसकी डिड बनेगी, सो आई डिड नॉट। अब और मेन वर्ब कौन बनेगी, फर्स्ट फॉर्म कौन है, हैव है, सो आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है, नहीं थी। आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप ये समझ पा रहे हो कि इनकी हेल्पिंग वर्ब कैसे क्रिएट करनी है। और ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन टैग में भी आता है। जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं कि अगर हम इसका इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वहां हमें प्रॉब्लम आती है। तो वहां प्रॉब्लम हम लॉजिकली अगर चीजों को समझेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर हमें हैव, हैड या हैज को हेल्पिंग वर्ब लेके आना है तो हैव की हेल्पिंग वर्ब डू, हैज की हेल्पिंग वर्ब डज, और डिड की, हेड की हेल्पिंग वर्ब डिड। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कहाँ लिखे, मेरा तो पूरा बोर्ड ही भर गया, यहाँ लिख लेते हैं चलो। तो हम लिख लेते हैं, हमारा हैव है,
सो हैव की हेल्पिंग वर्ब कौन बनती है? आपकी हैव की हेल्पिंग वर्ब होती है डू। हैज की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? डज। और हैड की हेल्पिंग वर्ब कौन होगी? डिड। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में भी ऐसे ही होता है ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब हमें चुनना पड़ता है। वहां तो हमें पता होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है। तो यहाँ भी तो ये प्रेजेंट ही टेंस बन गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट ही तो बन गया ना, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब डू होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब डज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो अब हमें से अगर इनका नेगेटिव बन गया तो इंट्रोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब हमें तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि देखो, अब जैसे मैंने आपको इज एम आर अलग से पढ़ाया था, उसके पीछे एक यही था कि वो जो इज एम आर थे, वो जो इज एम आर वॉज वर थे, इज एम आर वॉज वर, ये अकेले ऐसे सेंटेंसेस थे, ऐसी वर्ब्स हैं जो आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अपने सेंटेंस में ही काम कर रही थी। यानी जब सेंटेंस नेगेटिव बन रहा था तो इन्हीं के पीछे हम लगा दे रहे थे, हमें कोई और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो इन्हीं को उठा के आगे लगा दे रहे थे, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बट इनके अलावा और जितनी भी वर्ब्स प्रेजेंट होती हैं, इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं, उनमें हमेशा जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा नॉट हो गया, और फिर हमारी मेन वर्ब आएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट होगी, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो अब हमें यहाँ पे इनकी हेल्पिंग वर्ब चुनना आ गया। अच्छा, अब अगर सपोज करें इसका बनाते हैं, उसके पास नीला पेन नहीं है, उसके पास नीला पेन नहीं है, तो अब हम आराम से बना सकते हैं, शी नहीं है, और ये कौन है? उसके, यानी हमने सब्जेक्ट शी है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगाया, फिर नॉट लगा दिया। अच्छा, अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की बात करें तो डज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता है? डजंट। डज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? डजंट। और डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? डोंट। डोंट। और डिड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? डिडंट। ठीक है, डिडंट। ओके, तो अब हम बोलेंगे शी डजंट, लेकिन अब मेन वर्ब के रूप में हैव ही आएगा, क्योंकि हम हैव ही आएगा ना, क्योंकि डज के बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? हैव है। तो शी डजंट हैव, उसके पास नीला पेन नहीं है, शी डजंट हैव अ ब्लू पेन, उसके पास नीला पेन नहीं है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा? अब इंट्रोगेटिव में हमें डज पहले लगाना पड़ेगा, तो डज यहां से उठा के आगे लगा दो, तो डज आगे लगा दिया, डज शी हैव अ ब्लू पेन, क्या उसके पास नीला पेन है? बना दिया। अब इसी के हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसी के हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, उसके पास कल समय नहीं होगा। अब देखो, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि वहां आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट है, मेन वर्ब भी प्रेजेंट है। मैंने अभी आपको बता दिया कि विल के साथ में हम हैव क्यों लगाते हैं, और जब हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसी का हैव ऑलरेडी प्रेजेंट है, विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो विल प्लस हैव का यहाँ लिख लो। विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट। क्या होता है? वॉन्ट। तो यहाँ पे हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये नॉट लग जाएगा इसी के बाद में, और हैवी रहेगा। और अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको उठा के आगे ले आएंगे, तो उसके पास कल समय नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे? उससे हम मान लेते हैं ही वॉन्ट हैव टाइम टुमारो, उसके पास कल समय नहीं होगा। सो ही वॉन्ट हैव टाइम टुमारो। क्या कल उसके पास समय होगा? ये आप लोग मुझे बना के दिखा देना। क्या कल उसके पास समय होगा? ये आपका होमवर्क है। हमारे पास बहुत सारा काम है, हमारे पास बहुत सारा काम है। हमारे मीन्स वी, और वी के साथ में क्या आता है तो मतलब प्रेजेंट में आएगा, तो हैव लगाएंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क। सिंपल, हमारे पास बहुत सारा काम है, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क। हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, तो यहाँ पे टू डू आ जाएगा, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अच्छा, हमारे पास बहुत सारा काम नहीं है,
नहीं है तो क्या बनाएंगे, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम नहीं है, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम नहीं है, सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अच्छा, अब इसका नेगेटिव आप बना देना और ऐसे करो, इसको बोल दो उसके पास बहुत सारा काम नहीं है, ये एक आपका होमवर्क हो गया, उसके पास बहुत सारा काम नहीं है। कल मेरे सिर में ना दर्द था इसलिए मैं नहीं मिल पाया, सो हम क्या बनाएंगे, यस्टरडे, कल था ना तो पास था तो यानी यस्टरडे था तो आई हैड, क्या था, हेडेक, सो यस्टरडे आई हैड एन हेडेक, हेडेक, आई हैड अ, सर दर्द है ना, हाँ, हेडेक, ACHE का मतलब होता है पेन, तो मेरे कल सर में दर्द था। ओके, क्या उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, क्या मतलब थे पूछ रहा है, पास्ट में हो गया तो हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएंगे, डिड लगाएंगे, उस उनके पास है तो डिड दे, अब मेन वर्ब कौन आएगा, हैव आएगा, सो डिड दे हैव सफिशिएंट, डिड दे हैव सफिशिएंट मनी, क्या उनके पास पर्याप्त पैसे थे। अगर हम यहाँ पे कोई लड़का लड़की बना दे तो हम यहाँ पे वही सब्जेक्ट वही बदल जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि डिड के बाद हैव ही आएगा और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड बदलता भी नहीं है। क्या उसे कोई आपत्ति है, चलो ये आप लोग ये बना देना, आप लोग ये तो बना ही दोगे, क्या उसे कोई आपत्ति है, कल हमारी परीक्षा होगी, हाँ, जैसे बोलता ना कल हमारी परीक्षा है, तो इसको बता देना, कैसे बनाओगे इसको, और सीमा के पास एक कार है, ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। तो आई होप कि हमारे लिए जो मैंने कहा था लॉजिकली मुझे आपको समझाना है कि हैव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, और उसके बाद विल के बाद हैव ही क्यों आता है, विल के बाद हैज क्यों नहीं आ सकता। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए होंगे। जितने कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत सारी एरर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको प्रॉब्लम आती है कि मैम अब इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे चुने, ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हम कैसे चुने, तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में जब हमने हैज है तो हैज की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, पर डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसीलिए यहाँ पे हैव लगाया है हमने, ठीक है ना। और हैड है, बट हैड की हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड हमने ऑलरेडी पास्ट टेंस में लगा दी, और मेन वर्ब की तरह हम अब डिड के बाद क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया है। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीजें लॉजिकली समझाने की पूरी कोशिश की, बट अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो मुझे बता देना कि मैम आपसे ये मिस हो गया है, वो चीज मैं ध्यान रखूंगी। और क्या करना है, हाँ, अब हम लोग ने आज इसकी थ्योरी को सीखी, बट जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, चीजों में फ्लुएंट होना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज ये चीज जो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिकली समझाने की कोशिश की है, इसी चीज को हम कल बहुत सारे सेंटेंसेस में देखेंगे, क्योंकि हम जितने ज्यादा सेंटेंसेस करेंगे उतनी ज्यादा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है और कल की क्लास में हम बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी वो चीजें आती हैं, बस आपको उसमें फ्लुएंट हो जाओगे आप। तो चलो अब क्लास को करते हैं कंप्लीट। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।